हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा। डॉक्टर जयस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आल्गी का लास्ट क्लास। बस इस चैप्टर में मैं आप सबको मुक्ति दे दूंगा आल्गी के टॉपिक से। ये लास्ट पोर्शन बचा है बस आल्गी का। तो आल्गी का लास्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन सेक्शन में 3 टाइप्स थे आल्गी के, ग्रीन आल्गी, ब्राउन आल्गी एंड रेड आल्गी। हम 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ग्रीन एंड ब्राउन आल्गी। ये लास्ट टॉपिक है रेड आल्गी, सबसे छोटा है ये टॉपिक। आप लोगों ने पढ़ा कि ब्राउन आल्गी जो है वो टॉपिक काफी बड़ा था, ग्रीन आल्गी सेकेंड नंबर पे है और सबसे छोटा आल्गी के क्लासेस में तो वो है रेड आल्गी। बहुत कम कंटेंट दिया गया है तो बहुत जल्दी से ही ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रोडोफाइसिया कहते हैं रेड आल्गी को, जहां रोडो का मतलब होता है रिलेटेड विथ रेड। तो रोडो मतलब रेड, और फाइसिया जो वर्ड है वो मोस्टली हम लोगों ने डिराइव्ड किया है फ्रॉम दी वर्ड फाइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ आल्गी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी से वर्ड आया फाइसिया। फाइकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ आल्गी और रोडो वर्ड का मतलब होता है रेड। इस तरीके से हमने वर्ड फॉर्म किया रेड आल्गी। कॉमनली इसको रेड आल्गी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, मेजोरिटी ऑफ द रेड आल्गीज आर मराइन, मतलब कि इनकी हैबिटाट, इनका जो घर है जहां ये रहते हैं वो सॉल्टी वाटर है। इनको मराइन कंडीशन ज़्यादा पसंद है, वो ओशन के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कहाँ पर? ओशन की सुपरफिशियल सरफेस पे कि डेप्थ पे? तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें रेड आल्गी का कहाँ मिलेगा? वार्मर एरिया में, जो ज़्यादा गर्म होते हैं ओशन के जो पोर्शन, वहाँ पर। और डेफिनेटली जो सरफेस होती है वाटर की, वहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होती है। तो वहाँ ज़्यादा लाइट है तो डेफिनेटली ज़्यादा लाइट की वजह से वहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब वो वाटर थोड़ा सा वार्म होगा। तो कहना ये चाहते हैं कि पानी की, वाटर की जो सुपरफिशियल सरफेस होती है, ओशन की जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है, वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इनको वार्म एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जानने के लिए वो ये भी है, इवन ये ग्रेट डेप्थ पे भी मिलती है, जहाँ लाइट का पेनिट्रेशन बहुत लो होता है। ओशन के जैसे जैसे आप डेप्थ तक नीचे की तरफ चलते जाओगे तो लाइट का पेनिट्रेशन कम होता जाएगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ या एक्सट्रीम डेप्थ पे लाइट नहीं पहुंच सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती वाटर को, वहाँ बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होगा, कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर भी इवन ग्रेटर डेप्थ पे भी ये आल्गी पाई जाती है। अगर आपको पूछते हैं कि कौन सी आल्गी ग्रेट डेप्थ पे पाई जाती है, तो वो रेड आल्गी होती है। जहाँ कम से कम लाइट पाई जाती है तब भी ये आल्गी वहाँ फॉर्म हो सकती है। इस आल्गी का रेड कलर क्यों है? तो अब आप सबको पता है कि आल्गीज को ये जो कलर देते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स की वजह से आल्गी को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले हुए हैं। क्योंकि इस आल्गी में जो मेन और डोमिनेटिंग पिगमेंट है वो आर फाइकोइरिथ्रिन है, जिसका मतलब होता है रेड पिगमेंट। पर आप रेड पिगमेंट नहीं लिख सकते, आपको एग्जाम में कंपलसरी आर फाइकोइरिथ्रिन ही लिखना है। अब फाइको का मतलब क्या है वो मैं बता चुका हूँ कि आल्गी के साइंस को फाइकोलॉजी कहते हैं, वहाँ से फाइको वर्ड लिया। और इरीथ्रिन का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो इरीथ्रिन का मतलब होता है रेड। इरीथ्रिन का भी सेम मतलब होता है कि रेड कलर का, इसीलिए जो ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं इरीथ्रोसाइट्स, क्योंकि इरीथ्रो का मतलब है इरीथ्रीन, इरीथ्रो, ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है रेड कलर। तो यही रीज़न है इस पिगमेंट को ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि रेड आल्गी को रेड कलर कहाँ से मिला। कितना ब्यूटीफुल इमेज मैंने यहाँ रखा हुआ है रेड आल्गी का। इसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये आल्गी होगी। अब हम बात करने वाले हैं आल्गी के अगले पॉइंट की, रेड आल्गी में रेड आल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है?
तो सारी algae थैलस लाइक है, थैलॉइड है, मतलब कि इनके पास ना रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। वो कोई भी algae के पास नहीं हो सकते। ब्राउनिश, ग्रीनिश और रेडिश तीनों में से कोई भी algae के पास रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं हैं। इसलिए उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हमने थैलस, थैलॉइड या थैली कहा है। पर हाँ, ये ज़रूर से कह सकते हैं कि रेड algae मल्टी सेल्यूलर है। ग्रीन algae की तरह इनमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। क्लेमिडोमोनास थे ग्रीन algae में, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब यूनिसेल्यूलर स्पीशीज थी ग्रीन algae की। पर रोडोफाइसिया में, रेड algae में जो ऑर्गेनिजम्स है, जो स्पीशीज algae की इंक्लूड कर रखी है हमने, वो मल्टी सेल्यूलर है। और इनमें से काफ़ी सारे algae के ऑर्गेनिजम्स जो रेड algae में है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? डेफिनेटली फूड तो बनाते ही है, क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल है। वो लिखा भले यहाँ पर नहीं है, पर आपको समझ जाना है कि इनके पास भी क्लोरोफिल मटेरियल होगा। और इनका जो फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होगा? तो यहाँ जो फूड स्टोरेज इनका होगा वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जिसका मतलब है स्टार प्लस फ्लोरीन, स्टार्च के साथ फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो काफ़ी मिलता जुलता है किसके साथ? वो मिलता जुलता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ। ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअल में शुगर्स के कंटेंट है, जो हम 9th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना याद रखिए कि स्टार्च जो है वो शुगर है और उसके साथ फ्लोरीन ऐड हो गया, इसलिए फ्लोरिडियन स्टार्च फॉर्म हो गया। और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से, जो भी शुगर्स है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये टॉपिक खत्म होने आया, क्योंकि लास्ट में ही हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं। और सबसे पहला रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर जो आपको algae दिख रही है, अगर उसका छोटा सा जो पीस है, इतना सा टुकड़ा अगर टूट जाता है तो उससे पूरी नई algae फॉर्म होगी। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन वर्क करेगा। और इसके बाद एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप पढ़ चुके हैं कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं। पर यहाँ ध्यान रखिए, एक यूनिक चीज़ आपको याद रखनी, वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ जो स्पोर्स बनेंगे, जैसे कि एक स्पोर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने फॉर्म किया एक स्पोर। ये जो स्पोर फॉर्म हुआ उसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकता स्पोर, इसलिए हमने उसको नॉन मोटाइल कहा है। इसके गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि उनके पास भी फ्लैजिला नहीं होते, और इनके स्पोर्स भी नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब कि फ्लैजिला उनके पास भी नहीं होते। ये मेन पॉइंट है कि रेड algae के स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और रेड algae के जो गैमेट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? गैमेट्स प्रोडक्शन के जरिए मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, मतलब कि स्पर्म सेल और ओवम बनेगा, और दोनों में से एक भी गैमेट मोटाइल नहीं होगा, फ्लैजेला इसके पास नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का है, जिसका मतलब होता है ऊगोनियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपने ब्राउनिश algae में देखा था फिगर में, उसी स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद गैमेट्स का फ्यूजन, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, और फिर जाइगोट से बहुत सारे स्पोर, ऐसे बहुत लंबी प्रोसीजर है। इसलिए कहा गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो पीछे की प्रोसेस है, मतलब कि जाइगोट में से स्पोर बनने की प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जाम्पल से इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करेंगे। एग्जाम्पल से पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलारिया और जिलेडियम। ग्रेसिलारिया और जिलेडियम वो स्पीशीज है जिनसे जेलीस और आइसक्रीम्स बनाए जाते हैं। अगर जिनसे निकलता है। पोरफायरा वो है जो खाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो डेफिनेटली बच गई पॉलीसिफोनिया, और ये फिगर पॉलीसिफोनिया की है। तो आप लोगों ने यहाँ तक जो पढ़ा वो था रेड algae का कंटेंट, जिसको रोडोफाइसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड algae का जो पोर्शन है वो हम यहीं पे अभी खत्म कर रहे हैं, और अगली बार जब आप नए लेक्चर में आओगे तब हम ब्रायोफाइट्स से अपने नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे।